नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश की रियासतों की एक नई सीरीज लेकर आए थे, जो पेपर 1 के पार्ट ए के अंतर्गत यूनिट 5 के अंतर्गत आने वाला पोर्शन है, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के बाद 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें एक नई यूनिट जोड़ी गई है पेपर 1 के अंतर्गत, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। इसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले भोपाल रियासत को कंप्लीट किया था, फिर इसके बाद गोंडवाना रियासत को कंप्लीट किया था और तीसरी वीडियो में हमने होलकर रियासत को कंप्लीट किया था। होलकर रियासत के लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि अगली रियासत कौन सी पढ़ी जाए, तो आपने बोला था कि सिंधिया रियासत कंप्लीट की जाए। तो अब हम इस वीडियो के अंतर्गत सिंधिया रियासत को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिंधिया रियासत को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सारांश एकेडमी की ऑनलाइन जूम पर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश जीके का स्पेशल आपको कोर्स कराया जा रहा है। इसकी डेमो लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, 20 जून को प्री आने वाला है, उसके हिसाब से आपको मध्य प्रदेश के जीके की स्पेशल क्लास जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण फैक्टों को इस तरह से कवर किया जा रहा है कि आपको पूरे के पूरे फैक्ट वहीं क्लास में याद हो जाएंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंधिया रियासत जो है उसका शासन क्षेत्र आखिरकार रहा कहाँ है। तो आपको भी पता है कि सिंधिया रियासत जो है ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में निवासरत थी। उससे पहले वो उज्जैन में शासन किया करते थे, है ना। तो इससे संभावित प्रश्न हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, क्योंकि सिंधिया रियासत या कोई भी रियासत हमने पढ़ने से पहले क्या किया था, इन प्रश्नों को देखा था कि यहाँ से कौन कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। उसी आधार पर हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फैक्ट कवर होंगे जो प्री में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संभावित प्रश्नों से। सबसे पहले 3 मार्कर देख लेते हैं। तो 3 मार्कर में सबसे पहला प्रश्न ये आ सकता है कि सिंधिया रियासत 3 नंबर में आ सकता है, कि सिंधिया रियासत 3 नंबर में आप लिखिए। उसके अलावा आ सकता है राणोजी सिंधिया, दिनकर राव, बैजाबाई, महारानी ताराबाई, जनकोजी राव सिंधिया, महादजी सिंधिया, विजयाराजे सिंधिया, शहीद या दौलत राव सिंधे, लेखा दिव्येश्वरी या फिर माधव राव सिंधिया आ सकते हैं। 3 नंबर में मुख्यतः कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो वो व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों को ही अच्छी तरीके से देखेंगे। फिर उसके बाद 5 नंबर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको पहले से पता है एक प्रश्न तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है रियासतों से। वो प्रश्न है कि सिंधिया रियासत पर टिप्पणी लिखिए, या होलकर रियासत पर टिप्पणी लिखिए, गोंडवाना रियासत पर टिप्पणी लिखिए, भोपाल रियासत पर टिप्पणी लिखिए वगैरह, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और अगले प्रश्न कौन से आ सकते हैं, तो महत्वपूर्ण शासकों एवं उसके कार्यों के उल्लेख करने के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जो 5 नंबर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जैसे दौलत राव सिंधिया के बारे में बताइए, तो हम दौलत राव सिंधिया कौन थे ये बताएंगे, फिर उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करवाए गए थे वो बताएंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है माधव राव सिंधिया के शासन पर टिप्पणी कीजिए। चौथा प्रश्न बैजाबाई के शासन पर टिप्पणी कीजिए, ये आ सकता है। 5वां प्रश्न 1857 की क्रांति में सिंधिया राजवंश की किस प्रकार की भूमिका है, नकारात्मक भूमिका है या सकारात्मक भूमिका है, इस पर प्रश्न पूछने को आ सकता है। सिंधिया रियासत की प्रमुख स्थापत्य कलाओं का वर्णन करने को आ सकता है कि उनके द्वारा कौन कौन सी स्थापत्य की गई। इसके अलावा दौलत राव सिंधिया के ग्वालियर इतिहास में भूमिका आ सकती है। अब देख लेते हैं 11 नंबर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 11 नंबर में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं हर एक रियासत से, यहीं से नहीं, हर एक रियासत से 2 प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो हैं इस रियासत पर टिप्पणी कीजिए, जैसे होलकर रियासत पर टिप्पणी कीजिए, सिंधिया रियासत पर टिप्पणी कीजिए, या फिर गोंडवाना रियासत पर टिप्पणी कीजिए, या फिर उसके संदर्भ में निबंध लिखिए।
इसके अलावा दूसरा प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण हो जाता है हर रियासत से 11 नंबर में, तो वो प्रश्न हो जाता है कि इस रियासत के प्रमुख शासकों का उल्लेख कीजिए और उनके कार्यों को लिखिए। तो सीधी सी बात है, प्रमुख शासकों का जब उल्लेख करेंगे तो हम सीधी सी बात है कार्यों का तो उल्लेख करेंगे ही सही। तो ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और यूनिट 5 से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है कि समस्त रियासतों को एक साथ पूछा जा सकता है 11 नंबर में। तो समस्त रियासतों का थोड़ा थोड़ा हम कंटेंट डाल देंगे तो 11 नंबर में प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये 11 नंबर में प्रश्न पूछने को आ सकता है। तो आइए सिंधिया रियासत की हम शुरुआत करते हैं। हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं और इन प्रश्नों के आधार पर हमारी यूनिट को कंप्लीट करेंगे और यूनिट के बाद सारे के सारे प्रश्न हमसे बनने चाहिए, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए सिंधिया रियासत की शुरुआत करते हैं। सिंधिया रियासत की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सिंधिया रियासत के अलावा हमने जितनी भी रियासतें पढ़ी हैं उनमें हमने एक ही फॉर्मेट अपनाया है और मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि मैं एक ही फॉर्मेट अपनाऊंगा और आपको भी एक ही फॉर्मेट अपनाना चाहिए। वो है, सबसे पहले हम सिंधिया रियासत या किसी भी रियासत का परिचय देखेंगे, फिर इसके बाद उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे कि किस प्रकार इस रियासत की स्थापना हुई और इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए प्रमुख शासकों का वर्णन करेंगे और उनके कार्यों को देखेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें जैसे कि स्थापत्य हो गया उसको देखेंगे। तो सिंधिया रियासत के परिचय के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1731 में। कब हुई थी? 1731 में। 1731 में सिंधिया राजवंश की शुरुआत होती है और इसके संस्थापक होते हैं राणोजी सिंधिया। कौन होते हैं? राणोजी सिंधिया। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन और बाद में इनकी राजधानी परिवर्तित होकर हो जाती है ग्वालियर। इनके प्रमुख शासक हुआ करते थे महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, बैजाबाई, माधवराव सिंधिया आदि। 3 नंबर में यदि आपसे सिंधिया रियासत सीधा पूछ लिया जाए तो आप 3 नंबर में ये चारों पॉइंट लिख दीजिएगा, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि को कि किस प्रकार से सिंधिया राजवंश की स्थापना हुई, सिंधिया रियासत की जो है प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई आदि के बारे में देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले याद रखना होगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और अब औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई है तो मराठाओं की जो शक्ति है वो उत्तर की ओर विस्तार करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी? बिल्कुल करने लगेगी। और जैसे ही मराठाओं की शक्ति उत्तर की ओर विस्तार करने लगेगी तो मराठाओं के अंतर्गत कार्यरत जितने भी अधिकारी हैं उनको मौका मिलेगा अपनी योग्यता को दिखाने का, अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का। और जैसे ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो उनको उत्तर भारत के रियासतों में या फिर क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार प्राप्त होने लगेगा। और हुआ भी यही। क्या हुआ कि प्रारंभ में सिंधिया जो थे वो होलकर के समान ही मराठाओं की सेवा में कार्यरत थे। अब मराठाओं की सेवाओं में जब कार्यरत हैं तो सीधी सी बात है, जैसे होलकर को इंदौर में शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, मल्हार राव होलकर ने इंदौर रियासत की स्थापना की, उसी प्रकार से सिंधिया के जो प्रथम शासक होंगे यानी कि राणोजी सिंधिया, उनको भी क्या मिलेगा? मौका मिलेगा अपना शासन स्थापित करने का, एक रियासत बनाने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि उत्तर भारत का विस्तार करने के लिए मराठाओं को क्या चाहिए? अधिकारी चाहिए। और अधिकारी जो हैं वो इसी प्रकार के रहेंगे और बाद में इनको क्या मिल जाएगा? क्षेत्र मिल जाएगा शासन करने के लिए, जहाँ पर ये क्या करेंगे? रियासतों की स्थापना कर देंगे। तो अब राणोजी सिंधिया की शुरुआत कैसे होती है? तो राणोजी सिंधिया जो है प्रारंभ में बाजीराव प्रथम के समय अपना कैरियर शुरू करते हैं और बाजीराव प्रथम के टाइम पे ये कुंवी के निजी सेवक होते हैं और बाजीराव प्रथम के समय ये चप्पल बनाने वाले के रूप में कार्यरत रहते हैं।
दोस्तों चप्पल बनाने वाले के रूप में कार्यरत हैं, इसका मतलब इनका पद बहुत ही छोटा है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि अपने कैंप पर बाजीराव प्रथम आराम कर रहे होते हैं रात को, और इनके बाहर, कैंप के बाहर जो है इनकी चप्पल रखी होती हैं। राणोजी सिंधिया इनकी चप्पलों को पकड़कर सीने से लगाकर सो रहे होते हैं। जैसे ही बाजीराव प्रथम रात को नींद से उठकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि राणोजी सिंधिया जो हैं मेरी चप्पलों को अपने सीने से लगाकर वफादारी का परिचय दे रहे हैं, और इस वफादारी से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अपना क्या बना लिया, पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। क्या बना लिया? पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। यानी कि राणोजी सिंधिया इतने वफादार थे कि बाजीराव प्रथम ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया है। अब बॉडीगार्ड बना लिया है तो सीधी सी बात है, बाजीराव प्रथम जिस युद्ध में जाएंगे, यानी कि बाजीराव प्रथम उत्तर में जब पंजाब के अटक तक अपनी पताका लहराएंगे तो सीधी सी बात है किसको ले जाएंगे? राणोजी सिंधिया को अपने साथ ले जाएंगे। अब राणोजी सिंधिया भी युद्ध में अपना कौशल दिखाएंगे, और कौशल जैसे जैसे दिखाएंगे तो मराठाओं के 5 स्तंभों में से एक बन जाएंगे। 5 स्तंभों में से जैसे ही एक बन जाएंगे तो 1731 में इन्हें क्या होगा? उज्जैन पर शासन करने का मौका प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से मल्हार राव होलकर को इंदौर के आसपास का क्षेत्र शासन करने के लिए 1731 में प्राप्त होता है, उसी प्रकार से 1731 में उज्जैन के आसपास का क्षेत्र जो है राणोजी सिंधिया को शासन करने के लिए प्राप्त होता है मराठाओं के द्वारा। अब उज्जैन पर शासन करते करते किसकी शुरुआत होगी? सिंधिया रियासत की शुरुआत होगी। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि सिंधिया रियासत भी क्या हुआ करते थे? होलकर के समान मराठाओं की सेवा में रहा करते थे। राणोजी सिंधिया शुरुआत में अपने कैरियर को चप्पल बनाने वाले अधिकारी के रूप में शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं और 1731 में उज्जैन पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही 1731 में शासन करना प्रारंभ करते हैं तो सीधी सी बात है, इनके द्वारा कुछ कार्य भी किए जाएंगे। कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? तो पहला कार्य हो जाएगा मराठा साम्राज्य का उत्तरी विस्तार। सीधी सी बात है, बाजीराव प्रथम के समय ये कार्यरत थे तो उत्तर भारत में जितना भी विस्तार हुआ होगा उसमें सहायता किसने की होगी? राणोजी सिंधिया ने की होगी, मल्हार राव होलकर ने की होगी, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया? मराठा साम्राज्य का उत्तरी विस्तार किया। उसके अलावा उज्जैन में स्थित जो महाकालेश्वर मंदिर औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था उसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। इसके अलावा सिंधिया राजवंश की नींव भी इनके द्वारा रखी गई। तो राणोजी सिंधिया के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? मराठा साम्राज्य का उत्तरी विस्तार किया, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसके अलावा सिंधिया राजवंश की नींव रखी। अब अगले शासक इनके पुत्र होते हैं जो अपने पिता द्वारा स्थापित ग्वालियर रियासत को संभालते हैं। इसका विस्तार तो नहीं करते हैं लेकिन ग्वालियर रियासत के प्रथम महाराजा के रूप में शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो यदि आपसे प्री में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयप्पा राव सिंधिया जो है प्रथम महाराजा थे क्या? तो बिल्कुल थे। या फिर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि ग्वालियर रियासत के प्रथम महाराजा के रूप में शासन करने वाले शासक कौन थे? तो जयप्पा राव सिंधिया थे। इनका शासनकाल 1745 से 1755 तक रहता है और मराठा साम्राज्य के जनरल के रूप में कार्य करते हुए अपना योगदान देते हैं। 1755 में नागौर नामक स्थान पर, कहाँ पर? नागौर नामक स्थान पर जो है राजस्थान में इनकी हत्या कर दी जाती है। अब इस समय इनके पुत्र रहते हैं केवल 10 वर्ष के। चूंकि इनके पुत्र क्या हैं? अल्पवयस्क हैं, लेकिन शासनकाल किसी को ना किसी को तो संभालना ही है। तो सीधी सी बात है, इनके पुत्र जो हैं अल्पवयस्क उम्र में शासन संभालते हैं और उनका नाम होता है जानकोजी राव सिंधिया। जानकोजी राव सिंधिया जो है शासन करना प्रारंभ करते हैं 1755 में और 1761 तक शासन करते हैं केवल 6 वर्ष के लिए।
और इसी समय आपको भी पता है कि 1761 में क्या होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, जिसमें जनकोजी राव सिंधिया क्या लेंगे, भाग लेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया केवल 10 वर्ष की उम्र में शासन करना प्रारंभ करेंगे। तो अब 10 वर्ष की उम्र में इनको शासन करना तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, एक रीजेंसी की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे, रीजेंसी की स्थापना करेंगे। और ये रीजेंसी जो है शासन का क्या करेगी, संचालन करेगी। क्या करेगी, संचालन करेगी। और इस रीजेंसी के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, तो इनके चाचा होंगे, जिनका नाम है दत्ताजी राव सिंधिया। क्या है, दत्ताजी राव सिंधिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो होते हैं 16 वर्ष की उम्र में, केवल 16 वर्ष की उम्र में ये भाग लेते हैं और सिंधिया टुकड़ी का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं शमशेर बहादुर प्रथम के अंतर्गत। शमशेर बहादुर प्रथम जो हैं बाजीराव मस्तानी के पुत्र हैं और इसी के अंतर्गत शमशेर बहादुर प्रथम के अधीन रहते हुए जनकोजी राव सिंधिया जो हैं 7000 की सैन्य टुकड़ी का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में। मैंने आपको क्या बताया कि जनकोजी राव सिंधिया केवल 16 वर्ष के हैं और 16 वर्ष के जब हैं तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। और तृतीय युद्ध हो रहा है तो इसमें ये भाग ले रहे हैं और भाग के अंतर्गत ये किसके अधीन जो है सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो शमशेर बहादुर प्रथम के अधीन सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस सैन्य टुकड़ी की संख्या है 7000। शमशेर बहादुर प्रथम कौन थे, तो बाजीराव मस्तानी के पुत्र थे। इनके अधीन क्या है, सिंधिया सेना की क्या है, कमान संभाल रहे हैं जनकोजी राव सिंधिया। जनकोजी राव सिंधिया के सामने आते हैं नजीब उद दौला। कौन आते हैं, नजीब उद दौला। अब इनका जो है सामना होगा नजीब उद दौला से। नजीब उद दौला से इनका सामना होने ही वाला था। उससे पहले क्या हो गया, एक खबर फैल गई पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी में, और वो खबर थी कि 3 सरदारों का, 3 मराठाओं का, जो विश्वास राव, जनकोजी राव और तुकोजी राव हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। क्या खबर फैली थी झूठी, खबर ये फैली कि 3 सरदारों का, कौन कौन से, विश्वास राव भाऊ यानी कि जो नेतृत्व करता थे मराठाओं के, उनका, और इसके अलावा जनकोजी राव का और तुकोजी राव का क्या हो गया है, निधन हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई है तो सीधी सी बात है सैन्य में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन जनकोजी राव अभी तक मरे नहीं थे, जनकोजी राव अभी युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे। और नेतृत्व कर रहे थे तो सीधी सी बात है इनका जो आक्रमण होगा वो किसके प्रति होगा, अफगान शासकों के प्रति होगा। यानी कि इन्होंने अफगानों से फिर से युद्ध लड़ा, जो कि क्या हुए थे, मराठा सरदारों की सेनाओं के बीच में घुस गए थे। अब जनकोजी राव और अफगानों के बीच क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और अफगानों के नेतृत्व करता थे बरखुरदार खान। इन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा और जनकोजी राव ने बरखुरदार खान को क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है। 16 वर्ष की उम्र में इतनी युद्ध कौशल हासिल करने के बाद इन्होंने 1761 में अफगानी सेना के जो नेतृत्व करता थे बरखुरदार खान, उनको बंदी बना लिया है। परंतु बाद में क्या होता है, ये हो जाते हैं घायल। और जैसे ही ये घायल होते हैं तो बरखुरदार खान जो हैं छूटकर भाग जाते हैं और इनको बंदी बना लेते हैं। जैसे ही जनकोजी राव बंदी बनते हैं तो इनको छुड़ाने के लिए एक संधि की जाने की कोशिश की जाती है और 7 लाख की फिरौती के बदले इन्हें छोड़े जाने का प्रस्ताव रखा जाता है। जनकोजी राव सिंधिया को छुड़ाना है, 7 लाख की फिरौती देंगे। किसको देंगे, बरखुरदार खान को देंगे। और बरखुरदार खान से क्या करेंगे, जनकोजी राव सिंधिया को छुड़ा लेंगे।
जनकोजीराव सिंधिया को छुड़ाने की ये जो बात है वो अहमद शाह अब्दाली को पता चल जाती है। किसको पता चल जाती है? अहमद शाह अब्दाली को पता चल जाती है। और अहमद शाह अब्दाली कहता है कि किसी भी कीमत पर जनकोजीराव सिंधिया को ना छोड़ा जाए, उन्हें क्या है, फांसी तो नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं, इन्हें 14 जनवरी 1761 को मौत के घाट उतरवा देते हैं। तो इस प्रकार से जनकोजीराव सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक वीर साहसी योद्धा थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की तरफ से भाग लेते हैं। केवल 16 वर्ष की उम्र में अफगानी सेनाओं को बुरी तरीके से पराजित करते हैं। बरखुरदार खान को बंदी बना लेते हैं, लेकिन बाद में घायल होने के कारण खुद बंदी बन जाते हैं। नजीब-उद-दौला से भी इनका संघर्ष होता है। तो 14 जनवरी 1761 को अब इनकी मृत्यु हो गई है और इनके जो पुत्र हैं वो है नहीं। तो सीधी सी बात है, जो शासन होगा वो कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा। तो 2 वर्ष तक जो है शासन कैसा रहेगा? खाली रहेगा। उसके बाद शासन प्रारंभ होगा कादरजी राव सिंधिया का। किसका शासन प्रारंभ होगा? कादरजी राव सिंधिया का। कादरजी राव सिंधिया इससे पहले भी सिंधिया रियासत के अंतर्गत जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब शासन कोई कर नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, कादरजी राव सिंधिया क्या करेंगे? 1763 में शासन करना प्रारंभ कर देंगे और 1764 तक क्या करेंगे? शासन करेंगे। ग्वालियर रियासत और मराठा साम्राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। लेकिन ये जो हैं अधिकारी के रूप में कार्य करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता क्या थी? अधिक थी। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करना अधिक पसंद करते थे। तो 1764 में ये अपने पद से यानी कि सिंधिया के महाराजा से इस्तीफा दे देते हैं और इनके बाद जो शासन प्रारंभ होता है वो होता है मानाजी राव सिंधिया का। मानाजी राव सिंधिया जो हैं किसके बाद? कादरजी राव सिंधिया के बाद शासन करना प्रारंभ करते हैं और ये भी कुछ समय बाद क्या कर देंगे? इस्तीफा दे देंगे। 1764 से 1768 तक इनका शासन प्रारंभ होता है और ग्वालियर रियासत पर ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं कि मराठाओं का जो साम्राज्य 1761 के बाद यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसे पुनः एकत्रित करने में सहायता देते हैं। छोटे मोटे युद्धों में भाग लेते हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ में आता है कि मैं स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है 1768 में ये भी स्वयं इस्तीफा दे देते हैं। तो मानाजी राव सिंधिया और कादरजी राव सिंधिया केवल एक अधिकारी के रूप में शासन करना चाहते थे और इन्होंने अल्पकाल के लिए सिंधिया रियासत की कमान तो संभाली, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अधिकारी के रूप में ज़्यादा अधिक योगदान देने वाले थे। अब मानाजी राव सिंधिया के बाद अगले जो शासक होते हैं वो महत्वपूर्ण शासक होते हैं इस रियासत के। इनसे प्रश्न सीधा सीधा पूछने को आ सकता है कि महादजी सिंधिया के बारे में लिखिए। तो महादजी सिंधिया जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं, जिनका शासन प्रारंभ होता है 1768 से और अंत होता है 1795 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में जान लेते हैं आखिरकार ये कौन थे। तो मैंने आपको बताया था कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिनमें जनकोजी राव सिंधिया जो है भाग लेते हैं और उन्हीं के साथ एक व्यक्ति और भाग लेता है जिसका नाम है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जब छोटे होते हैं और ये होते हैं राणोजी सिंधिया के अंतिम पुत्र। राणोजी सिंधिया कौन थे आपको पता ही है, सिंधिया रियासत के संस्थापक थे। तो राणोजी सिंधिया के अंतिम पुत्र होते हैं महादजी सिंधिया, जो 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में अंतिम बचे पुत्र होते हैं।
और मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान के मुख्य स्तंभों में से एक बनकर उभरते हैं, क्योंकि 1768 में ये शासन करना प्रारंभ करेंगे और मराठा साम्राज्य 1761 से लेकर 67 तक कमज़ोर होता रहा था और इसे दोबारा से एक नवीन पुनरुत्थान की आवश्यकता है, तो उसके लिए कुछ स्तंभ चाहिए होंगे। तो उन मुख्य 3 स्तंभों में से एक उभर कर आते हैं महादजी सिंधिया। माधवराव सिंधिया पहले थे, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, माधवराव प्रथम एक स्तंभ थे, दूसरे स्तंभ थे नाना फडणवीस और तीसरे स्तंभ हुए महादजी सिंधिया। इसलिए इन्हें मराठा के अंतर्गत सिंधिया वंश के संस्थापक नहीं कहा जाता है, बल्कि सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मराठा साम्राज्य का तो अंत हो चुका था, लेकिन उसे दोबारा स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? महादजी सिंधिया को, नाना फडणवीस को और माधवराव प्रथम को जाता है। इसलिए सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाएगा? तो महादजी सिंधिया को कहा जाएगा। महादजी सिंधिया के आप फोटो देख लीजिएगा, ये थे महादजी सिंधिया। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे गए, जैसे कि अपने साम्राज्य का विस्तार जो है गंगा यमुना द्वाब से लेकर पंजाब तक किया। मुगल बादशाह को संरक्षण दिया। दोस्तों इस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, जिसके समय में दिल्ली पर आक्रमण होता है, ठीक है। और मुगल जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, तो मुगलों को दोबारा सत्ता देने में किसका हाथ है? तो दोस्तों किसका हाथ है? महादजी सिंधिया का हाथ है। इसके अलावा अंग्रेज़ों को भी पराजित करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। ये राजपूतों को पराजित करते हैं, रुहेलखंड के पश्तून रुहेलों को सफाया करते हैं, मथुरा के जाटों को सफाया करते हैं, तैमूर शाह दुर्रानी यानी कि तैमूर शाह की आक्रमण को पराजित करते हैं, सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे जो कि अफ़गान सरदारों के द्वारा लूट लिए जाते हैं, उनको क्या करते हैं? पुनः वापस लेकर आते हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं उन्हें लेने से इनकार कर देते हैं, इसलिए महाकालेश्वर के मंदिर में उनको लगवा दिया जाता है। तो महादजी सिंधिया कुछ महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करते हैं? गंगा यमुना द्वाब से पंजाब तक अपना विस्तार करते हैं साम्राज्य का। मुगल बादशाह को संरक्षण देने वाले प्रथम मराठा होते हैं। अंग्रेजों को हराते हैं, राजपूतों को हराते हैं, तैमूर शाह दुर्रानी को पराजित करते हैं। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे जो कि अफ़गान सरदारों के द्वारा क्या किए गए थे? चोरी किए गए थे या फिर छीन लिए गए थे, उन्हें वापस लाए जाते हैं और महाकालेश्वर के मंदिर में लगवाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कार्य और किए जाते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत वकील उल मुतलक का पद लिया जाता है। वकील उल मुतलक के पद पर ये कार्य करते हैं। 1788 में मैंने आपको बताया था अफ़गान सरदारों ने क्या किया है? सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे हैं उन्हें चोरी कर लिया है। उसके अलावा क्या किया है? अफ़गान सरदारों के जो नेतृत्व करता थे गुलाम कादिर और इस्माइल बेग, इन्होंने क्या किया है? शाह आलम द्वितीय को गद्दी से हटा दिया है और मुग़ल बादशाह को गद्दी से हटा दिया है। तो पुनः गद्दी पे बिठाने के लिए गुलाम कादिर की हत्या करते हैं। कौन? महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया क्या करते हैं? 1788 में शाह आलम द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बैठाते हैं। आपको प्री में भी प्रश्न पूछने को आ सकता है कि कौन शाह आलम द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बैठाता है? तो महादजी सिंधिया बैठाते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के निज़ाम पर भी विजय प्राप्त करते हैं। राजपूतों पर विजय प्राप्त करते हुए क्या करते हैं? ये राजपूतों के क्षेत्र जैसे कि जोधपुर, जयपुर, पाटन, मेड़ता आदि क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं और महादजी सिंधिया जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।
1795 में इनकी मृत्यु हो गई है। अब 1795 के बाद इनका कोई पुत्र तो है नहीं, तो महादजी सिंधिया के को बड़े सौतेले भाई थे। कौन थे? बड़े सौतेले भाई, जो कि दत्ताजी राव सिंधिया थे। कौन थे? दत्ताजी राव सिंधिया। वो अपना शासन संभालते हैं। सिंधिया रियासत के महादजी सिंधिया के बाद जो अगले शासनकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? दत्ताजी राव सिंधिया होते हैं, जो महादजी सिंधिया के बड़े सौतेले भाई हैं। इनके कुछ योगदान होते हैं वो देख लेते हैं अपन। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य तो ये करते नहीं हैं। मराठा सेना में सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। अफगानी शासक होता है जिसका नाम होता है अहमद शाह दुर्रानी, उससे पंजाब में संघर्ष भी करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, और अटक तक विजय जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो पहली बार जो है पंजाब तक शासन स्थापित करने वाले शासक बन जाते हैं सिंधिया रियासत के, जिनका नाम होता है दत्ताजी राव सिंधिया। अहमद शाह अब्दाली या फिर दुर्रे दुर्रानी के 1760 में बुरारी घाट के युद्ध में रोहेला सरदार और नजीब खां के साथ दत्ताजी राव को पराजित हो जाते हैं और मौत की घाट उतार दिया जाता है। मैंने आपको क्या बोला कि दत्ताजी राव जो हैं वो क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं। किससे? अहमद शाह अब्दाली से 1760 में ही। और बुरारी घाट का युद्ध होता है जिसमें नजीब खां जो है वो साथ देते हैं अहमद शाह अब्दाली का, और अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं तो दत्ताजी राव पराजित हो जाते हैं और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसके बाद शासन होता है दौलत राव सिंधिया का। किसका शासन प्रारंभ होता है? दौलत राव सिंधिया का शासन प्रारंभ होता है। दौलत राव सिंधिया का शासन प्रारंभ होता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दत्ताजी राव सिंधिया क्या होते हैं? महादजी सिंधिया के बड़े सौतेले भाई होते हैं, जो केवल रीजेंसी के प्रमुख के रूप में जनकोजी राव सिंधिया के साथ कार्य करते हैं। मराठा सेना के सेनापति होते हैं। अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी या फिर अहमद शाह अब्दाली से संघर्ष करते हैं और अटक तक अपनी विजय की स्थापना करते हैं, परंतु बाद में अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाते हैं बुरारी घाट के युद्ध में 1760 में और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब महादजी सिंधिया के बाद जो शासन करेंगे वो हैं दौलत राव सिंधिया। आपको इनके बारे में ही याद रखना है, आपको दत्ताजी राव सिंधिया का कुछ याद रखना नहीं है। और इसके अलावा आपको महादजी सिंधिया के बारे में पूरी बातें याद रखनी है। दौलत राव सिंधिया का शासनकाल जो है 1794 से 1827 तक रहता है, और कुछ बातों के लिए ये जो हैं फेमस होते हैं, जिनमें से पहली बात होती है बसई की संधि या फिर बसीन की संधि, दूसरी होती है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 15 वर्ष की आयु में शासन प्रारंभ करते हैं और शाह आलम द्वारा अमीर और उमरा और नायाब वकील ए मुतलाक की उपाधि इनको दी जाती है। इसके अलावा ये कुछ कार्य भी करते हैं, जैसे कि द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पेशवा थे जो कि क्या करते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे जो पेशवाओं को क्या करना चाहते थे? अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। क्योंकि पेशवाओं की अब तक आते आते जो है स्थिति कैसी हो गई है? कमज़ोर हो गई है, और कमज़ोर जैसे ही हो गई है तो पेशवाओं को अपनी मुट्ठी में करना चाहेंगे कौन? होलकर और सिंधिया। तो सिंधिया जो हैं इसके अंतर्गत दौलत राव सिंधिया क्या करेंगे? पेशवाओं को अपनी मुट्ठी में करना चाहेंगे, और 1802 में इसी के अंतर्गत जो है यशवंत राव होलकर से युद्ध करेंगे। यशवंत राव से होलकर से युद्ध इसलिए करना है क्योंकि पेशवाओं को मुट्ठी में करने के लिए यशवंत राव होलकर जो है मुख्य प्रतिद्वंदी साबित हो रहा है।
और यशवंतराव होलकर से युद्ध करने के लिए ये पेशवाओं से गठबंधन करते हैं। कौन? दौलतराव सिंधिया। और दौलतराव सिंधिया किससे पेशवाओं से गठबंधन करके यशवंतराव सिंधिया से यशवंतराव होलकर से 1802 में युद्ध करते हैं। युद्ध में पराजित हो जाते हैं और भागकर पेशवा जो हैं कहाँ पहुँच जाते हैं? बसई पहुँच जाते हैं। और बसई पर किसकी संधि करते हैं? तो बसीन की संधि करते हैं। कौन? पेशवा। और पेशवा के साथ कौन रहते हैं? दौलतराव सिंधिया। तो दौलतराव सिंधिया और पेशवा बसीन की संधि करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य दौलतराव सिंधिया के द्वारा 1810 में किया जाता है, वो है राजधानी परिवर्तन। मैंने आपको बताया था शुरुआत में इनकी राजधानी रहती है उज्जैन और बाद में इनकी राजधानी हो जाती है ग्वालियर। इसके अलावा कुछ और कार्य भी किए, जैसे 1811 में चंदेरी पर कब्जा किया इनके द्वारा। 1816 में जब अंग्रेज जो हैं पिंडारियों के दमन के लिए दक्षिण में आए, तो पिंडारियों के दमन के अंतर्गत ही 1818 में किसका युद्ध हो जाएगा? आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब होगा तो उसमें दौलतराव सिंधिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, परंतु बाद में हार जाएंगे और 30 दिसंबर 1820 को अपमानजनक सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ेगी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि के अंतर्गत दक्षिण का प्रदेश जो है और गंगा यमुना के बीच का जो द्वाब है वो किसको देना पड़ेगा? अंग्रेजों को देना पड़ेगा। ये है दौलतराव सिंधिया की कहानी। क्या है कि दौलतराव सिंधिया 1794 में शासन करना प्रारंभ करते हैं और 1827 तक शासन करते हैं। ये दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, पहली है बसई की संधि और दूसरी है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 15 वर्ष की आयु में शासन करना प्रारंभ करते हैं। शाह आलम द्वितीय अमीर उमरा या फिर नायब वकील ए मुतलाक की उपाधि इनको देते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे पेशवाओं को मुट्ठी में करने का कार्य, जो कि यशवंतराव होलकर की प्रतिबद्धता के कारण नहीं हो पाता है। तो यशवंतराव होलकर से युद्ध लड़ने के लिए पेशवाओं से गठबंधन करते हैं दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर से 1802 में पराजित भी हो जाते हैं। पराजित होने के बाद पेशवा और दौलतराव सिंधिया साथ में बसई जाते हैं और वहाँ पर 1802 में पेशवा बसीन की संधि कर लेते हैं। इसके अलावा 1802 में राजधानी परिवर्तन की गई, उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थापित की गई और 1811 में चंदेरी पर भी कब्जा किया गया। 1816 में जब अंग्रेज पिंडारियों का दमन करने के लिए मध्य प्रदेश या फिर ग्वालियर क्षेत्र में आए तो दौलतराव सिंधिया से भी युद्ध करना पड़ा और 1818 में आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध हुआ और 1818 में जो है होलकर सिंधिया पेशवा सब पराजित हो जाते हैं और सिंधिया को कौन सी संधि करनी पड़ जाती है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ जाती है। और दक्षिण का जो प्रदेश है उसके अलावा गंगा यमुना द्वाब जो है उनको देना पड़ता है। किसको? अंग्रेजों को देना पड़ता है ना। अब इसके बाद जो है दौलतराव सिंधिया का कोई जो पुत्र है वो है नहीं, तो इनकी पत्नी रहेंगी दौलतराव सिंधिया की पत्नी। कौन? बाईजाबाई। दौलतराव सिंधिया का कोई पुत्र है नहीं और इनकी पत्नी जो हैं क्या करेंगी? जनकोजी राव सिंधिया को क्या कर लेंगी? एडॉप्ट कर लेंगी या फिर गोद ले लेंगी और ग्वालियर की महारानी के रूप में शासन करना प्रारंभ कर देंगी। मैंने आपको क्या बताया कि दौलतराव सिंधिया का पुत्र नहीं है और अब दौलतराव सिंधिया की पत्नी एक दत्तक पुत्र की संरक्षिका बनकर 1827 से शासन करना प्रारंभ करेंगी। लेकिन जनकोजी राव सिंधिया जो हैं धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे और इस समय सामंतवाद जो है अपने चरम स्तर पर है और बाईजाबाई के शासन को जो है झेल नहीं पा रहा है। इसलिए जो बाईजाबाई क्योंकि महत्वाकांक्षी महिला थी और सारे राज्य पर
जो है अधिकार करना चाहती थी, सारे राज्य का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी, जो सरदारों के द्वारा सहन नहीं किया गया। और उन्होंने जनकोजी राव सिंधिया को भड़का दिया और जनकोजी राव सिंधिया ने 1833 में बाईजाबाई को राज्य से निकाल दिया। तो दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी, ग्वालियर की महारानी के रूप में शासन किया। जनकोजी राव सिंधिया की संरक्षिका थी, महत्वाकांक्षी महिला थी जो राज्य का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किए गए थे, जैसे पिंडारियों के दमन में जो है अंग्रेजों का साथ इनके द्वारा दिया गया था। कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर में ज्ञान वापी मंडप का निर्माण किया गया था, वाराणसी में सिंधिया घाट का निर्माण किया गया था, उज्जैन में द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर का निर्माण और शिवपुरी में चिंतहरण मंदिर आदि का निर्माण बैजाबाई के द्वारा किया गया था। अब बैजाबाई के बाद जो है जनकोजी राव स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ करेंगे। आपको पता ही है 1827 में संरक्षिका के रूप में कार्य किया था बैजाबाई ने। तो 1827 में कौन शासन थे? तो जनकोजी राव द्वितीय थे। 1827 से 1843 तक इनका शासन रहता है। दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र हैं, एक कमजोर शासक हैं, सामंतीवादी शक्तिशाली हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है, जब सामंत शक्तिशाली हैं तो सीधी सी बात है बैजाबाई सिंधिया को शासन नहीं करने दिया जाएगा और उन्हें राज्य से निकलवा दिया जाएगा। 1817 में एक संधि के तहत उठाए गए आकस्मिक बलों को बनाए रखने के लिए शर्तों का पुनर्मूल्यांकन जो है जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय के समय भी किया गया था, है ना। फिर इसके बाद इसके अगले शासक होते हैं 1843 से लेकर 1886 तक, जिनका नाम होता है जयाजी राव सिंधिया। क्योंकि जनकोजी राव सिंधिया के भी पुत्र नहीं थे, इसलिए इनके द्वारा भी एक दत्तक पुत्र गोद लिया गया जो जनकोजी राव सिंधिया थे। पत्नी ताराबाई जो है गोद लेकर शासन करना प्रारंभ करती हैं और ये पहली व्यक्ति थी सिंधिया रियासत के अंतर्गत जो क्या करती हैं, अंग्रेजों को बाहर निकालने के बारे में सोचती हैं। किसको? अंग्रेजों को बाहर निकालने के बारे में पहली बार सोचने वाली जो व्यक्ति आती हैं सिंधिया रियासत के अंतर्गत, वो होती हैं ताराबाई। कैसे? तो ये जयाजी राव सिंधिया के समय ही दोहरी नीति अपनाती हैं, क्योंकि जयाजी राव सिंधिया से पहले 1820 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई है और सुरजी अर्जुन गांव की संधि के अंतर्गत जो है अंग्रेजों का शासन जो है सिंधिया रियासत में हो रहा है। अब सिंधिया रियासत में हो रहा है तो सीधी सी बात है अंग्रेजों के ही मंत्री यहाँ पर नियुक्त होंगे। तो 1820 के बाद 1852 में एक मंत्री जो है अंग्रेजों को द्वारा नियुक्त किया गया था इसी क्षेत्र पर, जिसका नाम था दिनकर राव। क्या नाम था? दिनकर राव। तो अब जयाजी राव सिंधिया और ताराबाई तो क्या चाहते थे कि जो सिंधिया रियासत है या फिर सिंधिया शासक हैं वो किसका साथ दें? विद्रोहियों का साथ दें 1857 की क्रांति में। और ये करते भी हैं थोड़ा बहुत। कैसा करते हैं कि ग्वालियर की जो छावनी होती है वहाँ पर जब विद्रोह होता है तो ये आगरा चले जाते हैं, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? 1852 में जिसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया है, जिस मंत्री को अंग्रेजों ने नियुक्त किया है यानी कि दिनकर राव को, वो किसका साथ दे देता है? अंग्रेजों का साथ दे देता है। तो अब अंग्रेजों का साथ दिनकर राव द्वारा दे दिया गया है। इसी कारण एक दाग जो है जिस सिंधिया रियासत पर या सिंधिया राजवंश पर लग जाता है, जो दाग होता है ब्रिटिशों का साथ देना विद्रोहियों के विरुद्ध। परंतु वास्तविकता ये नहीं है दोस्तों। जयाजी राव सिंधिया और ताराबाई चाहते थे कि 1857 की क्रांति से जो है अंग्रेज बाहर चले जाएं भारत से, लेकिन जो
रीजेंट या फिर जो मंत्री दिनकर राव था वो अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी था, क्योंकि 1820 की संधि के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। तो अब ये किसका साथ दे रहा था? अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। और अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण ये कलंक जो है सिंधिया राजवंश पर लग गया कि सिंधिया राजवंश ने किसका साथ दिया था 1857 की क्रांति में? अंग्रेज़ों का साथ दिया था, परंतु वास्तविकता ये नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जयाजी राव सिंधिया या सिंधिया राजवंश अंग्रेज़ों के साथ कभी नहीं थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था 1857 की क्रांति में। वो तो दिनकर राव थे जिन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों का साथ दिया था क्योंकि दिनकर राव की ही ज़्यादा चलती थी, है ना। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्य जनकोजी राव सिंधिया के बाद किसके द्वारा? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा भी करवाए गए थे। जैसे कि 1857 की क्रांति जैसे ही खत्म हुई तो ग्वालियर में कुछ विकास कार्य करवाए गए। ग्वालियर घराने की स्थापना की गई इनके द्वारा। 1872 और 73 में आगरा से ग्वालियर में जब रेलवे लाइन बिछाई गई और राजपूताना से मालवा के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो इन्होंने कुछ राशि और उसके अलावा कुछ क्षेत्र भी प्रदान किया। तो ये कुछ कार्य महत्वपूर्ण रूप से किसके द्वारा किए गए? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा किए गए। जयाजी राव सिंधिया के बाद इनके जो पुत्र हैं वो शासक बनते हैं, जिनका नाम होता है माधोराव सिंधिया। क्या नाम होता है? माधोरी राव सिंधिया। अब ये भी कैसे हैं? अल्पवयस्क हैं। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गए हैं। अब 10 वर्ष की उम्र में शासक बने हैं तो सीधी सी बात है, एक रीजेंसी का गठन किया जाएगा या फिर एक काउंसिल का गठन किया जाएगा जो कि क्या करेगी? शासन करना प्रारंभ करेगी या फिर शासन का संचालन करेगी। और उस काउंसिल का नाम क्या था? माधवराव सिंधिया काउंसिल था। इनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए 1886 के बाद, जैसे कि न्यायपालिका का पुनर्गठन किया गया, सैन्य व्यवस्था का गठन किया गया, PWD जैसी व्यवस्था की गई, शिक्षा हेतु कन्या विद्यालयों और कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की गई, ग्वालियर उज्जैन में अस्पतालों की स्थापना की गई, ग्वालियर घराने का विकास इनके द्वारा किया गया, कंठ संगीत वाद्य संगीत के अंतर्गत नत्थू खां इनके समय बहुत महत्वपूर्ण जो है संगीतकार थे, और अनेक निर्माण कार्य भी इनके द्वारा कराए गए। तो माधवराव सिंधिया ने क्या किया? बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, है ना। 5 नंबर में सीधा प्रश्न आ जाए तो आप ये सारे के सारे पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर में जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। माधवराव सिंधिया के बाद अंतिम शासक होते हैं जो 1916 से लेके 1961 तक शासन करते हैं सिंधिया रियासत में, जिनका नाम होता है जीवाजी राव सिंधिया। इनके द्वारा कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण ना युद्ध लड़े जाते हैं, ना कोई महत्वपूर्ण ज़्यादा कार्य किए जाते हैं। ये केवल निर्माण कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और इनके द्वारा कमल राजा भवन, विक्टोरिया महाविद्यालय, जय विलास पैलेस, उज्जैन का महाविद्यालय आदि का निर्माण किया जाता है। और ये सारे के सारे जो निर्माण किए जाते हैं वो मराठा और आंग्ल वास्तु शैली में निर्मित होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है जो राजपूत और मराठा शैली में बने होते हैं। बहुत सारी छतरियों का ग्वालियर में और शिवपुरी में इनके द्वारा निर्माण कराया जाता है जो राजपूत, मराठा और मुगल शैली में निर्मित होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्थापत्य सिंधिया वंश के द्वारा बनवाए जाते हैं, जैसे कि सिंधिया स्कूल हो गया, विक्टोरिया कॉलेज हो गया, जयाजी आरोग्य अस्पताल हो गया, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज हो गया आदि की भी जो है निर्माण सिंधिया वंश के द्वारा कराया जाता है। अब सिंधिया वंश के द्वारा कराए जाने के बाद 1961 में जो है अंतिम शासक हो जाते हैं जीवाजी राव सिंधिया। उसके बाद जो है शासन समाप्त हो जाता है सिंधिया राजवंश का, और अगले जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा सा कार्यभार संभालते हैं। अभी वर्तमान में उनको हम देखते भी हैं।
तो इस प्रकार से कंप्लीट होती है सिंधिया रियासत। सिंधिया रियासत के अंतर्गत हमने शुरुआत में क्या देखा था, आपको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। तो हमने शुरुआत में सबसे पहले संभावित प्रश्न देखे थे। संभावित प्रश्न के बाद हमने 11 नंबर में जितने भी प्रश्न थे वो भी देख लिए थे और सिंधिया रियासत की पृष्ठभूमि भी जानी थी, इसकी परिचय को भी समझा था। परिचय के अंतर्गत हमने देखा था कि 1731 में इसकी स्थापना हुई थी, राणोजी सिंधिया के द्वारा स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी उज्जैन और ग्वालियर दोनों थी। महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, बैजाबाई, माधवराव सिंधिया आदि इसके प्रमुख शासक थे। पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने देखा था कि सिंधिया जो है होलकर की भांति मराठाओं की सेवा में थे। राणोजी सिंधिया जो है अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं एक चप्पल बनाने वाले के रूप में। बाजीराव प्रथम के अंतर्गत बॉडीगार्ड बनते हैं। बॉडीगार्ड बनने के बाद 5 स्तंभों में से एक बन जाते हैं मराठाओं के और उज्जैन पर शासन करना प्रारंभ करते हैं 1731 में। और 1731 में शासन करना प्रारंभ करते हैं तो सीधी सी बात है उत्तर में विस्तार करते हैं। उसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। सिंधिया राजवंश की नींव रखते हैं। इसके अलावा और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जयप्पा राव सिंधिया आते हैं, उनकी भी नागौर में हत्या कर दी जाती है और इनके जो अल्पवयस्क पुत्र हैं वो 10 वर्ष की उम्र में शासन करना प्रारंभ करते हैं और 16 वर्ष की उम्र में 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लेते हैं और शमशेर बहादुर के तरफ से युद्ध लड़ते हैं, है ना। युद्ध लड़ते हुए क्या होते हैं, ये बंदी बना लिए जाते हैं। बंदी बना लिए जाने के बाद क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद इनके शासन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो कादरजी राव सिंधिया के द्वारा किया जाता है ना। कादरजी राव सिंधिया जो है पहले से सेवा दे रहे थे लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये शासक के रूप में नियुक्त होते हैं लेकिन इन्हें पसंद नहीं आता है तो इस्तीफा दे देते हैं और मानाजी राव को जो है शासक बना दिया जाता है ग्वालियर रियासत का। अब मराठा साम्राज्य के पुनः स्थापित करने का श्रेय महाराजी राव सिंधिया को चला जाता है। लेकिन 1768 में ये भी क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद महादजी सिंधिया जो कि सबसे पहले स्वतंत्र या फिर बोले तो सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। ये महत्वपूर्ण कार्य भी हमने देख लिए थे कौन कौन से किए गए थे। फिर इसके बाद आए थे दत्ताजी राव सिंधिया। इन्होंने क्या किया था, अधिकारी के रूप में कार्य किया था महादजी सिंधिया के समय, है ना। ये भी क्या करते हैं, जब 1761 का पानीपत का युद्ध होता है उस समय मारे जाते हैं ये भी, है ना। फिर इसके बाद दौलतराव सिंधिया आते हैं। दौलतराव सिंधिया के द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य करे जाते हैं। दौलतराव सिंधिया के बाद उनकी पत्नी आती हैं जिनका नाम होता है बैजाबाई और जनकौजी राव की संरक्षिका के रूप में ये शासन का संचालन करती हैं। इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए जाते हैं। फिर जनकोजी राव इन्हें जब 1833 में बाहर निकाल देते हैं और स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य तो इनके द्वारा कराए नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद इनके दत्तक पुत्र के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराए जाते हैं लेकिन इनके द्वारा जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया जाता है, आपको ये याद रखना है ना। इनके द्वारा विद्रोहियों का साथ दिया जाता है ना। दिनकर राव जो हैं वो साथ देते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का, है ना। फिर इसके बाद माधवराव सिंधिया को देखा, उनके कार्यों को देखा और अंतिम शासक देखे जीवाजी राव सिंधिया, है ना। तो इस प्रकार से हमारी होलकर रियासत कंप्लीट होती है। होलकर रियासत से आपका एक प्रश्न जो है आपको लिखकर बताना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेजना है, जो है सिंधिया रियासत के स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए या फिर सिंधिया रियासत की प्रमुख स्थापत्य का वर्णन कीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली रियासत कौन सी कंप्लीट कराई जाए। थैंक यू।